वेलकम फ्रेंड्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें अपन स्टार्ट करेंगे जो अपनी प्रश्नावली 1.2 है इसके प्रश्न नंबर 3 से। इससे पहले प्रश्न नंबर 1 और 2 मैंने कंप्लीट करवा दिया था। अब अपन इसकी बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार से है कि सिद्ध करो कि f(x) बराबर ये क्या भाई, कोष्टक नहीं है, ये क्या है, द्वारा प्रदत्त एक महत्तम पूर्णांक फलन है। कैसा फलन है भाई? महत्तम पूर्णांक फलन है। महत्तम पूर्णांक फलन f है। महत्तम पूर्णांक का मतलब आपको ध्यान होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है। इस महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब ये होता है, देखो इसने आगे लिख हो रखा है कि जहां पर ये महत्तम पूर्णांक है क्या, उसके बारे में डिटेल लिख रखी है इसने, मैंने नहीं लिखा है, मैंने केवल यही खत्म कर दिया है क्योंकि अपने को पता है कि महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है। तो आपको बता देता हूं। देखो महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब ये है कि या तो ये जो अंदर संख्या जो भी रखूंगा अंदर, अरे इस महत्तम पूर्णांक के अंदर कोई भी संख्या आप रखते हो या तो वो खुद पूर्णांक होनी चाहिए, या तो वो खुद पूर्णांक होनी चाहिए, तो आंसर वो का वो आ जाएगा। और यदि पूर्णांक नहीं है, अरे इंटीजर्स नहीं है, तो उसे जस्ट छोटा वाला पूर्णांक अपन लेते हैं, उसे जस्ट छोटा इंटीजर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मैं लूँ 5, तो 5 का महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा? तो 5 तो खुद पूर्णांक है। अरे 5 तो क्या है? खुद पूर्णांक है, एक इंटीजर है, तो इसका आंसर तो ये का यही आ गया। जैसे -6 है, तो -6 का आंसर क्या आएगा? -6 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है? खुद पूर्णांक है। अरे -6 तो खुद एक इंटीजर है, तो इसका आंसर इंटीजर ही आएगा। लेकिन जैसे ही आपने ये लिखा भाई 1.5 लिखा, तो 1.5 लिखा, चाहे 1.6 लिखा, चाहे 1.7 लिखा, अब ये पूर्णांक थोड़ी है, ये पूर्णांक नहीं है। तो इसका मतलब लेना क्या है? इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई? इससे जस्ट छोटा पूर्णांक, इससे जस्ट छोटा। अरे 1.5 से जस्ट छोटा कौन सा होता है भाई? ये मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, -1 -2, तो देखो 1.5 आता कहाँ? यहाँ आता है। 1.5 कहाँ आएगा भाई? 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो इससे जस्ट छोटा वाला पूर्णांक क्या है भाई? 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। ऐसे ही मान लो मैं ले लूँ 1.9 ले लूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? तो 1.9, तो 1.9 का आएगा, यहाँ आएगा, तो इससे जस्ट छोटा वाला पूर्णांक क्या है? 1 है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। इस तरीके से अपने को करना है। और यदि मैं लूँ, देखो इसको भी ध्यान से समझिएगा, मैं लूँ -1.4 लेता हूँ। मैंने कितना लिया भाई? -1.4 लिया, तो इसका महत्तम पूर्णांक कितना होगा? तो गलती से लोग कर देते हैं -1, लेकिन ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है बता देता हूँ। देखो -1.4 आता कहाँ है? -1.4 कहाँ आएगा? देखो -1.4 लगभग इधर होगा, तो इससे जस्ट छोटा पूर्णांक, अरे इससे जस्ट छोटा कौन सा है? -2 है, -1 थोड़ी है। अरे इन दोनों में छोटा कौन है? ये मान लो जैसे ये लिया था मैंने 1.9 लिया था, तो इससे जस्ट छोटा कौन सा है? 1 ही तो है, तो इसका आंसर कितना हो गया था भाई? 1 हो गया था। ऐसे ही -1.4 लिया, तो इसका आंसर कितना आएगा? -2। तो ये ध्यान रखना, माइनस में क्या लेते हैं? जो उससे जस्ट पहले वाला, अरे -1.4 है तो उससे जस्ट पहले, उससे छोटा कौन होगा? -2 होगा, ठीक है, पूर्णांक। तो इस प्रकार से ये आंसर आया करते हैं, ठीक है। तो अब अपन यहाँ बात करते हैं। यहाँ अपने को देखो ये बोला है f(x) बराबर महत्तम, तो महत्तम के बारे में मैंने आपको समझा दिया है कि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है वो मैंने बताया है। और इसने बोला f किससे किस में है भाई? r से r में है। तो अब मेरे को ये पता चला, थर्ड वाले का सॉल्यूशन करते हैं भाई, कि ये अपना किससे किस में है? r से r में है, ठीक है। यदि r से r में है तो देखो r में आपको पता है कौन कौन सी संख्याएं आती है? इसमें माइनस वाली भी आती है, प्लस वाली भी आती है, जीरो भी आता है, पॉइंटों में भी आती है, सभी संख्याएं आती है, ठीक है। और मतलब r से r में है, ठीक है। कौन है ये r से r में? ये अपना फलन है, ये अपना क्या है भाई? फलन है, फलन ही तो है r से r में, ठीक है। अब ये अपने को क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये जो अपना फलन है, ये वाला जो अपना फलन है, वो न तो एक ही है और न ही आच्छादक है। ये अपने को क्या करना है? सिद्ध करना है। तो कर देते हैं। देखो बिल्कुल आसान सा तरीका है। अब इसमें वो तरीका अपना काम नहीं आएगा जो एक के लिए अपन किया करते थे कि f(x1) बराबर f(x2), तो आना चाहिए x1 बराबर x2, वो यहाँ काम नहीं आएगा। उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा अपने को? कई स्टेप ज़्यादा करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा दिमाग अपने को लगाना नहीं है, तो देखो केवल इसमें कर लेते हैं। अब जैसे मैं देखो वास्तविक संख्या में से रखता हूँ, जैसे मान लो मैंने 1 रख लिया, तो आपको पता है 1 रखने पर आंसर क्या आएगा? जैसे 1 है
तो 1 का महत्तम पूर्णांक कितना होगा? 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये तो खुद पूर्णांक है। तो 1 का आंसर कितना आएगा भाई? 1 ही आएगा। मैं 1.2 रख देता हूं, तो 1.2 रख दूंगा तो आंसर क्या आएगा? तो भी 1 ही आएगा। देखो 1.2 रख दोगे तो भी 1 ही आएगा। यदि मैं क्या रख देता हूं, देखो 1.5 रख दूंगा। देखो यहाँ किया हुआ है इसलिए मैंने 1.5 रख लिया है। तो देखो 1.5 रखोगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। यदि 1.9 रख लेते हो तो भी आंसर क्या आ रहा है? देखो 1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब हो रहा है क्या? ये बताओ 1 ही है क्या? ये 1 ही है क्या? नहीं है। तो लिखोगे कैसे? एग्जाम में कैसे लिखना? डायग्राम तो बनाना ही अपने को पता है, ठीक है। चलो और बता देता हूँ भाई। जैसे 2 रखूंगा, अब 2 रखने पर आंसर क्या आएगा? अब बताइए आप, 2 रखने पर आंसर 2 आएगा। 2 रखने पर आंसर क्या आएगा? 2, क्योंकि 2 तो क्या है? खुद एक पूर्णांक है। तो 2 खुद पूर्णांक है, तो 2 रखने पर कितना आएगा? 2 ही आएगा, ठीक है। 2 रखने पर 2। 2.1 रखोगे तो अब बताओ 2.1 रखने पर कितना आएगा? तो 2.1 से जस्ट पहले क्या आता है भाई? अरे 2.1 यहाँ है, तो 2.1 से जस्ट पहले क्या आता है? 2। तो इसका आंसर भी 2 आएगा। तो इस तरीके से अब आप ये खुद बता सकते हो ये 1 ही है या नहीं। तो ये 1 ही नहीं है, बहुएक ही है। तो लिखने का तरीका देखो, यहाँ पर देखो आप क्या करोगे? f ऑफ 1, यदि x की जगह 1 रखते हो तो यहाँ भी आपने क्या रखा भाई? 1 रखा। तो 1 का तो आंसर 1 आता है। f 1.5 रखा। अरे x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ भाई? 1.5। तो यहाँ भी x की जगह मेरे को 1.5 रखना पड़ेगा। तो 1.5 रखा तो भी आंसर कितना आया? 1 आया। तो इसका मतलब अपन ने अलग अलग मान रखने पर 1 ही आंसर आ रहा है। देखो 1 रखने पर भी 1 आया और 1.5 रखने पर भी 1 आया। आता है ये 1 ही नहीं है। अरे 1 नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या हो गया भाई? बहुएक ही हो गया, मिनिमम फंक्शन हो गया, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा का संबंध किसी एक ही अवयव से है। देखो 1 ही अवयव से, तो इसका मतलब ये 1 नहीं है। तो हो गया, अतः ये 1 नहीं है। नंबर 2, अपने को क्या सिद्ध करना है भाई? आच्छादक है या नहीं? एक बार चेक कर लेता हूं। सिद्ध तो ये करना है कि आच्छादक नहीं है, लेकिन चेक तो करूं। अब आपको पता है कि वास्तविक संख्या में क्या आते हैं भाई? पॉइंटों वाले, प्लस वाले, माइनस वाले सारे आते हैं, 0 भी आता है। अब ऐसे ही देखो यहाँ भी क्या होता है? प्लस वाले, माइनस वाले सारे आते हैं। ऐसे ही मान लो पॉइंट वाले भी तो आते हैं ना, जैसे मान लो 1.2, 1.3, वो भी तो आते हैं ना। अब आप बताओ कि जो भी अपन महत्तम मान रख रहे हैं, जो भी महत्तम मान, अरे महत्तम फलन का मतलब जो भी आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? एक देखो पूर्णांक ही तो आ रहा है। कि मतलब क्या आ रहा है? एक फिक्स, एक इंटीजर ही तो आ रहा है। पॉइंटों में थोड़ी आया, पॉइंटों में नहीं आया। तो इसका मतलब है पॉइंटों वालों का, अरे आर में तो आता ही है ना, इस वास्तविक संख्या में तो पॉइंटों वाले आते ही है ना। अपने केवल आंसर क्या आ रहे हैं? केवल और केवल पूर्णांक आ रहे हैं। अब जो पूर्णांक नहीं है, अरे जो पूर्णांक नहीं, जैसे ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, तो इनका क्या? तो ये क्या रह गए? खाली रह गए। इनका संबंध इधर है ही नहीं। अरे पॉइंट वाले, इनका कोई पूर्व प्रतिबिंब है क्या? पॉइंट वालों का पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा। मतलब किसी का भी महत्तम, अरे किसी का भी अपन क्या ले? महत्तम ले, तो जो आंसर आएगा वो पॉइंटों में नहीं आ सकता। केवल और केवल क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। तो पॉइंटों में नहीं आ सकता, तो इसका मतलब पॉइंटों वालों का पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं। अरे इनका जो अपने पास डेसिमल वाले हैं, जो डेसिमल वाले नंबर है, इनका प्री इमेज अपना नहीं है। तो इसका मतलब ये अपना आच्छादक नहीं है। तो केवल और केवल लिखना है आपको। क्या लिखना है? उसकी तरह मैं कर नहीं सकता कि एफ एक्स को वाई के बराबर लिया, अक्स के बराबर ये नहीं आ सकता। वहाँ तो ला लिया है अपन, लेकिन इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं उनमें अपन नहीं ला सकते। इस प्रकार के फंक्शन है इनमें भी नहीं ला सकता। इनके लिए अलग ही तरीका अपन देख रहे हैं। देखो ये जो बेसिक था उसी से अपन समझ रहे हैं। अब मैं यहाँ क्या बोल देता हूँ भाई? तो आप लिख देना ये क्या है? 1.3 है किसमें? पहले तो आप ये बताओ, सह प्रांत में है। ये अपने प्रांत होते हैं, ये अपने सह प्रांत होते हैं। तो मैं बोल देता हूँ सह प्रांत में दशमलव वाले कोई भी, अरे पॉइंटों वाले कोई भी अपने पास नंबर है, उनका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, अतः ये आच्छादक नहीं है। बस इतना लिखना आपको। जैसे जैसे मैंने बोलूँ वैसा वैसा लिख लेना। अरे सह प्रांत में दशमलव संख्या, अरे जो दशमलव संख्याएं हैं उनका, दशमलव संख्याएं, या ऐसा लिख देना भाई, दशमलव संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है। लिख देना भाई, पूरा लिख देना, विद्यमान नहीं है, अतः यह
आच्छादक नहीं है, बस इतना ही लिखना है। अरे मतलब ये खाली रह गए, मैंने बताया था आच्छादक कब होता है, जब पूरे भरे हुए होने चाहिए, लेकिन ये पॉइंट वाले खाली रह गए ना। अरे पॉइंट वाले खाली रह गए, इनका कोई पूर्व प्रतिबिंब है नहीं, तो इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। यदि ये होते ही नहीं, ये होता आर से किस में होता भाई, जेड से, आर से जेड में होता। अब जेड में आपको पता ही है, जेड में क्या आते हैं, पूर्णांक ही आते हैं, तो पूर्णांक तो सारे आंसर आ जाएंगे अपने। देखो पूर्णांक तो सब आ जाएंगे, देखो 1 के बाद 2 ही आता, 2 के बाद 3 ही आएगा आंसर। तब ये क्या हो जाता, तब ये क्या हो जाता, अपना आच्छादक हो जाता। लेकिन अपना किसकी बात थी, आर की बात थी, तो ये अपना क्या नहीं है, ये अपना आच्छादक नहीं है। अब देखो यहाँ चौथे क्वेश्चन की बात करें तो यही चौथा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ भाई। देखो चेंज क्या करता हूँ, देखो इतना सा चेंज करते ही अपना क्या हो गया, अगला क्वेश्चन बन गया, बाकी सेम है भाई। और महत्तम पूर्णांक नहीं, अब ये क्या है, मापांक फलन है। ये क्या है, मापांक फलन, ये मापांक फलन है। बस ये अपना क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, यही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आप चेक करोगे तो यही मिलेगा। मतलब मोड वाला है, उसमें तो महत्तम था, उसमें तो कोष्टक लगाया हुआ था। अब वो कोष्टक का मतलब कोष्टक नहीं था, उस कोष्टक का मतलब क्या था भाई, मैंने बता दिया, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन है। ठीक है, अब देखो मोड वाले को कैसे करेंगे। अब ये देखिए, मोड का मतलब भी आपको पता होगा कि मोड का मतलब ये है कि मोड के अंदर कोई भी संख्या रखो, वो क्या करता है, मोड वाली जो भी संख्या होती है वो हमेशा सभी नंबर्स को प्लस में बढ़ा देती है। अरे माइनस का होगा तो भी प्लस का बढ़ा देती है, प्लस का है तो प्लस का है ही। अरे जैसे मान लो 3 है, 3 का मोड 3, -3 का मोड करोगे तो उसका आंसर भी 3 है, इस तरीके से ना। तो आप बताओ कि ये वास्तविक संख्या से किस में परिभाषित है भाई, अरे वही आर से आर में है। तो इसमें क्या होती है, माइनस वाली संख्या भी आती है, जीरो भी आता है, और प्लस वाली संख्या भी आती है। तो इसमें क्या होता है, अरे आर का मतलब माइनस वाली, जीरो, प्लस वाली सभी संख्या आती है, पॉइंट वाली, बिना पॉइंट वाली, सब आएगा, सब आएगा। तो ठीक है, सब आएगा। तो अपना क्या है, अपन देखते हैं फलन की बात करते हैं। अब ये जो फलन है, जो फलन है वो है क्या, मोड अक्ष से परिभाषित है। अरे जो एफ अक्ष है वो किससे परिभाषित है भाई, मोड अक्ष से परिभाषित है। ठीक है, मोड अक्ष से परिभाषित है। तो आपको पता है प्लस वाला कोई भी मान रखोगे तो आंसर किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। अरे जैसे मान लो कि मैंने 3 रखा, तो 3 रखने पर आंसर क्या आएगा, 3। 3.1 रखा तो आंसर 3.1। 3.5 रखोगे तो आंसर 3.5। मतलब प्लस वाला कोई भी मान रखो वो का वही आंसर आएगा। अरे प्लस वाला रखने पर प्लस वाला आएगा, लेकिन वही मान तुम किस में रख दोगे, जैसे मान लो ये -3 था, 3 था तो आंसर आ गया 3, -3 रख दोगे तो आंसर कितना आएगा, 3। मतलब माइनस वाले रखने पर भी आंसर किसका आएगा भाई, प्लस का आएगा। और जीरो रखने पर तो आपको पता है जीरो ही आएगा। अरे जीरो रखने पर तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। क्यों, क्योंकि देखो जीरो रखोगे तो जीरो का आंसर तो जीरो, क्योंकि जीरो तो खुद क्या होता है, न माइनस का न प्लस का है, तो उदासीन है। तो मान के किसका चलते हैं अपन, प्लस का मान करके चल लेते हैं, जीरो का आंसर जीरो। ठीक है, तो जीरो का आंसर जीरो। तो इसका मतलब ये क्या है भाई, ये एक एक ही नहीं है, ये बहुएकी है। ये क्या है, बहुएकी है। बाकी करना चाहो तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। किस तरीके से लिखोगे भाई, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। जैसे मान लो f(3), तो अक्ष की जगह मैंने कितना रखा भाई, 3 रखा, तो 3 रखूंगा तो यहाँ भी 3 रखो, तो 3 का मोड कितना आएगा, 3। ऐसे ही अक्ष की जगह कितना रख दो भाई, तो अक्ष की जगह -3 रख दो, अक्ष की जगह -3 रख दो, तो -3 रखूंगा तो -3 का मोड कितना आएगा, 3। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही क्या है, देखो अलग अलग मैंने इनपुट इसको दिया, मतलब अलग अलग मान रखा, 3 रखा, -3 रखा, लेकिन जो आंसर आया वो सेम आया, 3 और 3 ही आया। तो इसका मतलब ये एक एक ही नहीं है। तो लिखना आता है ये एक एक ही नहीं है, क्योंकि प्रांत के दो अवयवों का केवल एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है। तो इसका मतलब ये 2 का संबंध किससे हो गया, 1 से हो गया, एक ही अवयव से हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, बहुएकी है, एक एक ही नहीं है। तो आपको तो लिखना ये एक एक ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें आच्छादक की, तो आच्छादक है या नहीं। तो देखो आप ये देखोगे माइनस वालों का, देखो जीरो का पूर्व प्रतिबिंब मेरा, प्लस वालों का पूर्व प्रतिबिंब माइनस में भी है, प्लस में भी है। ठीक है, अब ऐसे ही माइनस वालों का पूर्व प्रतिबिंब इधर है क्या, अरे माइनस वालों का पूर्व प्रतिबिंब है क्या, सह प्रांत में देखो माइनस वाले खाली रह जाएंगे। अरे माइनस वाले खाली रह गए, इनका कोई पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं। अरे क्योंकि माइनस आएगा ही नहीं, आंसर में अपने कभी माइनस आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि मोड है, मोड का आंसर हमेशा प्लस में ही होता है या फिर जीरो होता है। तो इसका मतलब लिख देना कि सह प्रांत में ऋणात्मक जो संख्याएं हैं, अरे जो नेगेटिव नंबर्स है उनका प्री इमेज जो प्री इमेज है वो डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये क्या है, आच्छादक नहीं है। मतलब ऋणात्मक संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब, अरे सह प्रांत की ऋणात्मक संख्याओं का
पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है। बाकी दूसरे तरीके से इसको भी कर सकते हैं भाई। इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसको देखो एक एक ही करने के लिए मैंने बताया था एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 हो, तो वह आप बताओ x1 रख दो एक बार, x की जगह x1 रखोगे तो आंसर क्या आएगा मोड x1, x2 रखोगे तो क्या आएगा मोड x2। अब आपको पता मोड हटाने के लिए क्या करते हो आप, प्लस माइनस दोनों लगाते हो। मोड हटाने के लिए क्या करते हैं, प्लस माइनस दोनों लगाते हैं। अब एक ही तरफ लगा लीजिए, कल भी मैंने उदाहरण देकर के आपको बताया था, एक ही तरफ लगा लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही तरफ लगाया करो। तो क्या आ गया x1 बराबर x2 और x1 बराबर माइनस x2। तो अब आप ही बताओ कि क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या। देखो केवल यही आता तो अपना सही था, एक एक ही हो जाता, लेकिन ये भी तो आ रहा ना। अब आप देखो प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या बराबर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है, एक एक ही नहीं है। और आच्छादक इसी तरीके से अपने को करना पड़ेगा एग्जाम में। बाकी एक एक ही चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, जो आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप कर सकते हो। तो अपना ये क्या काम खत्म, चौथा प्रश्न भी कंप्लीट है। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। अब पांचवें क्वेश्चन भी देखिए। अब पांचवें क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, जो फलन है वो आर से आर में है, ठीक है, वही बात करते हैं। किससे किस में है भाई, आर से आर में है, आर से आर में है, ठीक है, फलन है। तो फलन है आर से आर में, ये लो ये अपना फलन है। फलन किसकी बात है भाई, एफ की। ये फलन अपना एफ है, आर से आर में है, आर से आर में, आर का मतलब वास्तविक संख्या रियल नंबर है। अब इसने बोला है, देखो फलन इस तरीके से है, अब इसको एक बार ढंग से समझना। इसने क्या बोला है, देखो यदि आप x का मान 0 से बढ़ा लेते हो, x का मान 0 से बढ़ा लेते हो, x का मान 0 से बढ़ा मतलब, तो इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि देखो आपको पता है ये 0 से बड़ा कोई भी मान लोगे तो वो प्लस का ही होता है। तो मतलब प्लस वाली कोई भी संख्या लोगे, प्लस वाली कोई भी संख्या लेते हो तो उसका आंसर आएगा 1, कुछ भी लो चाहे 1.8 लोगे तो भी उत्तर कितना आएगा इसका, अरे 1.8 ले लिया x का मान तो भी उत्तर 1 आएगा। यदि मैंने x का मान ले लिया 101.8 ले लिया तो भी आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। मतलब ये बोल रहा है कि प्लस वाला कोई भी मान रखो, बड़े से बड़ा मान रखो, पॉइंटों में रखो चाहे बिना पॉइंटों के रखो, आंसर हमेशा 1 ही आना है। मतलब 0 से बड़ा कोई भी मान रखो आंसर 1 ही आएगा। और x का मान 0 रखो तो 0 आएगा, और x का मान 0 से छोटा रखोगे, 0 से छोटा मतलब माइनस में रखोगे। यदि आप माइनस में रखोगे तो ये बोल रहा है कि मेरा जो आंसर है वो कितना होगा भाई, -1 होगा। आंसर क्या होगा, माइनस में कुछ भी रखो, माइनस वालों में कुछ भी रखो, आंसर हमेशा कितना आएगा, -1 आएगा। कुछ भी रखो, -1000 रखो, -1,00,000 रखो तो आंसर कितना मिलेगा, -1। तो पहले तो ये बताओ आर में वास्तविक संख्याओं में क्या कौन कौन सी संख्या आती है, तो ध्यान है मेरे को, प्लस माइनस वाली भी आती है, 0 भी आता है और प्लस वाली भी आती है सारी। इधर भी देखो वही माइनस और 0 और प्लस सभी संख्याएं आ गई। अब आप देखोगे इसने बोला है कि अच्छा, अब इसने क्या बोला है एक बार लिख देता हूँ भाई मैं। माइनस वाली संख्या मतलब सभी आएगी, इसमें 0 भी आएगा, 1 2 3 4, प्लस वाली भी आएगी और माइनस वाली भी आएगी और पॉइंट वाली भी आएगी, वो मैंने लिखा नहीं है ना। लिखना चाहते हो तो आप लिख लेना, बाकी अरे जो काम का है वो मैंने लिख लिया, बहुत है, काफ़ी है। देखो पॉइंटों में भी आती है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, जैसे मैं लिख दूँ 2.1, ये भी तो आएगा। मतलब बहुत सारी संख्या, अनंत संख्या है, तो मैं सभी संख्या तो लिख नहीं सकता, केवल और केवल एग्जाम्पल के थ्रू में समझा सकता हूँ, उदाहरण देकर के मैंने आपको समझाया है। अब आप देखो इसने क्या बोला है। अब इसने बोला कि 0 से बड़ा कोई भी मान रखो, 0 से बड़ा मतलब प्लस वाली कोई भी संख्या रखो, कोई भी संख्या है, प्लस वाली कोई भी संख्या रखोगे तो उत्तर 1 आएगा। प्लस वाली कोई भी संख्या रखोगे तो उत्तर क्या आएगा भाई, 1 ही आएगा। उत्तर क्या आएगा, 1 ही आएगा। देखो प्लस में से 0 से बड़ा कोई भी मान रखो, 0 से बड़ा कोई भी मान रखोगे तो उत्तर 1 आएगा। और ये बोला 0 रखोगे तो आंसर 0 आएगा। और इसने बोला कि 0 से छोटा कुछ भी रखो, 0 से छोटा कुछ भी रखो, 0 से छोटा मतलब माइनस में कुछ भी रखो, उत्तर कितना आएगा, -1 आएगा। अभी मैंने आपको समझा करके बताया है कि क्या था ये क्या है। तो अब आप ये बताइए कि ये एक ही है या नहीं। पहले तो ये देखो, ये अपने को सिद्ध कराना 1 ही है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि 1 ही, देखो 1 का संबंध 1 से, 1 का संबंध 1 से, 1 का संबंध 1 से, नहीं। यहाँ प्लस का मतलब क्या, प्लस वाली कोई भी संख्या लो, अरे 1 2 5 10 15 20 100, सबका उत्तर क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। जैसे मैंने रखा F2 तो उसका उत्तर भी कितना आएगा, 1, मतलब प्लस 2 क्या है। अब आप ये देखो ना, 2 क्या है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा कुछ भी रखोगे तो उत्तर 1 ही आएगा, फिक्स है कि इसका जो मान आएगा वो 1 ही आएगा। मैं F का मान कितना रख देता हूँ, 20 रख दूंगा तो भी उत्तर 1 ही आएगा।
अरे 20 का मतलब 0 से बड़ा ना, x का मान प्लस में रखना है। यदि प्लस में तुमने कोई भी मान रखा तो उत्तर एक ही आएगा। तो आप देख लो, और f का मान 2000 रखोगे, 2 लाख रखोगे तो भी उत्तर एक ही आएगा। तो इसका मतलब ये क्या, 2 या 2 से ज़्यादा मान रखने पर, 2 या 2 से ज़्यादा मान रखने पर एक ही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये एक एक ही नहीं है, ये क्या बहुएक ही है, मेनी वन फंक्शन है, ऐसा ही बोल सकते हैं इसको, है ना। तो इसका मतलब आप इसको लिख लेना, इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर क्या लिखोगे, सभी धनात्मक संख्याओं का प्रतिबिंब, सभी धनात्मक संख्याओं का प्रतिबिंब केवल एक है। तो इसलिए ये क्या है, एक एक ही नहीं है, काम खत्म। दूसरी बात करते हैं, ऐसे ही आप ऐसा भी कर सकते हो, सभी माइनस वाली संख्याओं का आंसर केवल क्या है, -1 है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक एक ही नहीं है। तो अपने को तो ये देखना है कि ये एक एक ही था या नहीं, तो हो गया। अब अपन बात करते हैं किसकी, आच्छादक की, कि ये आच्छादक है या नहीं। तो आच्छादक के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था, कि इधर कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। इधर कोई खाली रह गया तो वो आच्छादक नहीं है। तो इधर खाली रह गया ना, देखो -2 खाली रह गया, -2 खाली रह गया, तो -2 का पूर्व प्रतिबिंब इधर है ही नहीं, -3 का भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, -3.1 लूंगा तो उसका भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, 100 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, मतलब खाली रह गए। तो आप लिख दीजिएगा, जैसे मान लो कि सह प्रांत में 0, 1 और -1 के अलावा, देखो केवल इन्हीं का पूर्व प्रतिबिंब है, केवल इन्हीं का पूर्व प्रतिबिंब है, लेकिन इनके अलावा किसी का भी पूर्व प्रतिबिंब इधर दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, अरे इनकी प्री इमेज मेरे को इधर एग्जिस्ट करती हुई नहीं दिख रही। तो केवल आपको क्या लिखना है कि सह प्रांत में -1, 0 और 1 के अलावा किसी भी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, इसलिए ये आच्छादक नहीं है। तो बस इतना सा आपको लिखना है, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इतना तो आप लिख ही सकते हो, मैंने बोल करके बता दिया है। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा रिपीट करके आप देख लेना वीडियो लेक्चर खत्म होने के बाद। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 अपने पास में इस प्रकार से है कि निम्न में से बताओ, कि ये जो 2 प्रश्न है अपने पास, इनमें से अपने को बताना है कि दिए हुए फलन एक एक ही है। इनमें से अपने को छांटना है कि ये एक एक ही है, केवल एक एक ही है, या केवल आच्छादक है, या एक एक ही आच्छादक है। इनमें से अपने को छांटना है कि कौन सा एक एक ही है, कौन सा आच्छादक है, या कौन सा एक एक ही आच्छादक है। मतलब अरे या तो कोई भी 2 चीजें एक एक ही आच्छादक, एक तो एक एक ही होगा और आच्छादक नहीं होगा, या ऐसा हो सकता है एक एक नहीं हो और आच्छादक हो, है ना। तो या फिर क्या हो सकता है, दोनों ही हो। यदि एक एक ही आच्छादक दोनों हो गए तो उसको इसने क्या बोला भाई, एक एक ही आच्छादक। और ध्यान रखना, इंग्लिश वाले यदि देख रहे हैं तो उनको ध्यान रखना, एक एक ही आच्छादक को अपन बाइजेक्टिव बोलते हैं। एक एक ही आच्छादक का मतलब मैंने आपको ये बताया था, एक एक ही का मतलब 1 1 फंक्शन, आच्छादक का मतलब ऑन टू। और इसी का दूसरा नाम था, 1 1 का ही दूसरा नाम क्या था भाई, इसका था इंजेक्टिव, और आच्छादक का, अरे ऑन टू का क्या था भाई, सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, यदि कोई भी फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो जाए, अरे दोनों हो गए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। अरे बाई मीन्स 2, है ना, कि बाइजेक्टिव दोनों हो, दोनों मतलब एक एक ही और आच्छादक दोनों हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे। 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव का करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो अब चेक कर लेते हैं कौन सा केवल एक एक ही है, और कौन सा केवल आच्छादक है, और कौन सा एक एक ही आच्छादक दोनों है। तो देखते हैं। सबसे पहले कि अपन बात करें तो देखो इसने क्या बोला है, f किससे किस में दिया है भाई, r से r में दिया। ठीक है, तो इनमें देखो वही सामान्य तरीका अपन काम में लेंगे जो किया करते थे। दो फर्स्ट वाला देखते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन है ना। तो मैंने क्या बताया था, f ऑफ x1 किसके लिए भाई, एक एक के लिए लिख लेना भाई, एक एक के लिए फॉर 1 1 फंक्शन। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, यही तो लिखते हैं। और आना क्या चाहिए, यदि x1 बराबर x2 आ जाता है तो एक एक ही है। तो देखो f ऑफ x1, तो रखो x1 रखोगे तो क्या आएगा, अरे फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ मैं, x1 रखोगे तो क्या आएगा, x की जगह x1 आ जाएगा, तो आएगा कितना भाई 3 - 4x1। इधर x2 रखोगे, अरे x की जगह x2 रखोगे, f x2 की बात कर रहा ना, तो यहाँ x2 रखोगे तो यहाँ भी x2 आएगा, तो x2 रख दो तो कितना आ जाएगा भाई 3 - 4x2। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा 3 से 3 गया, अब कितना आया भाई -4x1 बराबर -4x2, -4 से -4 गया तो x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया, काम खत्म। तो इसका मतलब ये एक एक ही है, बस इतना ही तो था, ये एक एक ही है।
मैंने केवल और केवल एक ही आपको तरीका बताया है, फॉर्मूला बताया है, बाकी तो बेसिक था। बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए, उससे भी कई क्वेश्चन अपन ने किए हैं जो इससे नहीं होंगे। तो f(x1) बराबर f(x2) मैंने रख दिया, और यदि क्या आ जाए x1 बराबर x2 आ जाए तो वो एक एक ही होता, 1 1 फंक्शन होता है। तो बताओ ये 1 1 है कि नहीं? तो ये क्या है? 1 1 है। ये अपना क्या हो गया? एक एक ही फलन हो गया। तो इसका मतलब अभी तक ऐसे नहीं कि मतलब एक एक ही पे टिक लगा दो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये आच्छादक भी हो। तो फिर ये क्या हो जाएगा भाई? एक एक ही आच्छादक दोनों हो गया, है ना। अरे ये तो कब होगा? जब केवल एक एक ही हो, आच्छादक नहीं हो। आच्छादक कब होगा? जब केवल आच्छादक हो, एक एक नहीं हो। और ये कब होगा? जब दोनों हो जाए, तब उसको अपन क्या बोलेंगे? एक एक ही आच्छादक, बाइजेक्टिव बोलेंगे। तो अभी तक तो ये अपने को पता चला कि ये एक एक ही है। नंबर 2 क्या था भाई? मैंने बताया था कि नंबर 2 का मतलब क्या है? आच्छादक है। तो आच्छादक कैसे चेक करते हैं? ठीक है, तो नंबर 2 का मतलब आच्छादकता चेक करनी है मेरे को। तो मैंने बोला था आच्छादक के लिए केवल क्या काम करना है? f(x) जो भी है उसके बराबर में y रख दो। f(x) जो भी है उसके बराबर में y रख देना है। तो रखो, f(x) है क्या? पहले तो ये देखो f(x) क्या है। तो f(x) आपको दिख रहा होगा 3 - 4x बराबर y। और मैंने बोला था पूरा का पूरा किसके बराबर में ले आओ? अक्ष के बराबर में ले आओ। तो कैसे लाऊंगा? अक्ष के बराबर में लाना तो अक्ष वाले को इधर ले आता हूँ मैं। अरे उधर रख लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं इधर ले आता हूँ, तो ये इधर ले आया तो 4x, इधर कितना हो गया? 3। ये y को उधर शिफ्ट कर दो भाई, 3। तो 4 किधर चला जाएगा? बटा में चला जाएगा। 3 - y/4 बराबर अक्ष। मतलब अक्ष का मान आ गया। पूरा किसके बराबर में आ गया भाई? अपना अक्ष के बराबर में आ गया। देख लो, पूरा का पूरा किसके बराबर में आ गया भाई? अक्ष के बराबर में आ गया। यदि अक्ष के बराबर में आ गया तो अब मैंने क्या बताया था? इसमें तरीका जो बताया था वो यहाँ अप्लाई कर दीजिए। मैंने ये बोला था कि y का मान रख करके देखो। किसका मान रख करके देखो? y का मान। वो किस में मिलना चाहिए? अक्ष में मिलना चाहिए। यदि y का मान रखने पर अक्ष का मान भी आना चाहिए, y का मान रखने पर अक्ष का मान भी आना चाहिए, तो वह क्या होगा? आच्छादक होगा। यदि नहीं मिला तो आच्छादक नहीं होगा। तो मैं देखता हूँ, क्या देखता हूं? मान किसका रखना है भाई? y का मान। तो y किस में से रखना है? आपको पता होगा। यहां पर देखो फलन किससे किस में है? r से r में है। जो अपना फलन है वो r से r में है, मतलब ये तो अक्ष है, ये y है। तो y किस में से रखना है? r में से। तो y किसका अवयव है भाई? r का। तो y के प्रत्येक अवयव के लिए आप चेक करो। प्रत्येक अवयव के लिए, एवरी एलिमेंट के लिए अपने को क्या करना है? चेक करना है। प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए ये चेक करो कि अक्ष विद्यमान होगा कि नहीं होगा, अक्ष आएगा या नहीं आएगा। पहले ये देखो अक्ष है किसका अवयव? आपको पता है अक्ष भी r का है। अरे अक्ष भी किसका अवयव है? r का अवयव। वास्तविक संख्या में से आना चाहिए, तो आएगा कि नहीं आएगा वो देख लो। तो आप चेक करो, y का कोई भी मान रखो वो r में आना चाहिए। आप ऐसा देखो, y है किसमें? r में। तो r में से वास्तविक संख्या में ऐसा कोई भी मान रखो जो वास्तविक संख्या में से ही आए। अरे वास्तविक संख्या में कोई भी मान रखो जो वास्तविक संख्या में ही आए, तो सभी मान आएंगे। कुछ भी रख लो, जैसे मान लो कि 100 रख दिया तो भी वो क्या आएगा? वास्तविक संख्या आएगा। अरे 100 एक वास्तविक संख्या है, तो रखोगे तो अक्ष का जो मान मिलेगा वो वास्तविक संख्या आएगी। चाहे रख करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रखता हूँ, कितना रख लेता हूँ? मान लो 103 रख लेता हूँ, 103 रख लेता हूँ, वो इसलिए कैलकुलेशन सही हो जाए। तो 103 रखा, तो 103 रखूंगा y की जगह, तो 103, 3 - 103 -100/4 -25 आया। तो ये एक वास्तविक संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है। कुछ भी रख लो, 1 रख लो, ये लो 1 रख के बता देता हूँ। 2 रख के देख लो, 2 रख के देख लो, ये लो y का मान 2 रख दूँ तो 2 रखूंगा, तो 3 - 2 कितना हो गया? 1/4। कितना आया? 0.25। मतलब क्या आया? 0.25 वास्तविक संख्या है कि नहीं? मतलब अक्ष है कि नहीं? अरे अक्ष क्या है? एक वास्तविक संख्या। तो बताओ ये वास्तविक संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है, तो इसका मतलब सही है। अब कोई बोले माइनस में रख के बताओ, तो माइनस में रख के बता देता हूँ। -1 रख देता हूँ, -4 रख लो, -5 रख लो, -6 रख लो, तो ये लो -6 रख देता हूँ। तो -6 रखूंगा, तो -6 रखूंगा तो कितना हो जाएगा भाई? 3 माइनस y की जगह -6 रखूंगा, तो -6/4, 3 और 6 9/4। भाग दोगे तो कुछ ना कुछ आएगा ना, जैसे 2.1 कुछ जो भी आता देख लेना आप, है ना। तो ऐसा कुछ आएगा। तो इसका मतलब ये जो आया है वो अभी भी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। तो इसका मतलब ये हर बार सही हो रहा है। मतलब y का कोई भी मान रखो वो अक्ष में ही मिल रहा है। तो y के प्रत्येक अवयव के लिए या प्रत्येक मान के लिए, ऐसा भी बोल सकते हो, अवयव बोल दो या फिर मान बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक अवयव या प्रत्येक मान के लिए अक्ष क्या है? विद्यमान, अक्ष विद्यमान है।
अक्ष विद्यमान है, अतः यह आच्छादक भी हो गया। लिखना अतः यह आच्छादक है, तो आच्छादक हो गया, इसका मतलब ये एक एक भी था और आच्छादक भी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, एक एक आच्छादक, ये बाइजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से इसको करना था, बस आपको छांटना ही, तो तरीका तो मैंने आपको सिखा ही रखा है। अब ऐसे इसको आपको करना है। आपने क्वेश्चन कर रखा है सेकंड वाला, जो क्वेश्चन है जो दूसरा प्रश्न था उसका थर्ड वाला, सेकंड का थर्ड यही था, चेक करके देख लीजिएगा, मैंने बताया था। अब उससे क्या फर्क पड़ेगा, प्लस एक ही तो आया है, तो ये भी देख लीजिए। तो एक एक ही के लिए आपको क्या करना होता है, तो एक एक ही के लिए तो मैंने बताया एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 रख दो, तो रख दिया, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 रख दिया। तो अब अपना आना क्या चाहिए, x1 बराबर x2 आना चाहिए। यदि आ गया तो ये एक एक ही होगा। तो देखो एफ ऑफ x1, तो x1 रखोगे तो यहाँ भी x1 आएगा, अरे x की जगह x1 रखा तो यहाँ भी x1 आएगा, तो क्या हो गया भाई 1 प्लस x1 का स्क्वायर। x2 रखोगे तो यहाँ भी x की जगह x2 आ जाएगा, तो 1 प्लस x2 का स्क्वायर, अरे आंसर यही तो आएगा। तो 1 से 1 गया, x1 का स्क्वायर, x1 स्क्वायर बराबर क्या हो गया, x2 स्क्वायर। अब क्या कर लेना है, दोनों पक्षों का क्या कर लेना है, रूट ले लेना है। तो दोनों पक्षों का रूट लेकर के कल मैंने बताया था, यदि आप रूट लोगे तो मैंने बोला था यहाँ पर आपको क्या लिखना है भाई, तो यहाँ पर आपको लिखना है x1 बराबर प्लस माइनस x2 लिखना है, क्योंकि मैंने बोला था रूट हटाओगे तो प्लस माइनस दोनों आएगा, इधर भी, लेकिन आपको किसी एक तरफ लगा लेना, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कल अच्छी तरह से समझाया था कि इधर प्लस तो दोनों ही प्लस के हो गए। तो देखो वही बात एक बार और एक और कि इधर माइनस तो इधर भी माइनस, तो सेम आ रहा है, तो मैंने क्या किए थे, दो के जोड़े बना लिए थे, पिछले वीडियो लेक्चर में करवाया था। बाकी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि एक तरफ क्या कर लेना, आपको प्लस माइनस लगा लेना है। बाकी दूसरा तरीका मैंने आपको समझाया था कि दूसरा तरीका क्या था, इस ए को उधर शिफ्ट कर लिया था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी सोल्व किया था, उससे भी दो मान आए थे। एक तो क्या आ जाता है अपना x1 बराबर क्या आ गया भाई, x2 आ गया, और एक आ गया x1 बराबर माइनस x2। पहले तो आप ये देखो कि ये जो दोनों कंडीशन है वो ले सकता हूं या नहीं ले सकता। पहले तो ये देखो, गलत की बात नहीं कर रहा हूं मैं पहले ये चेक कर रहा हूं कि ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते। देखो इधर वाला और इधर वाला, अरे इधर वाला ये दोनों प्रांत के अवयव है, ये प्रांत के अवयव तो हो सकते हैं क्या। तो देखो इधर वाला जो है वो प्लस का है, इधर वाला भी प्लस का है, तो प्लस वाले प्रांत में है या नहीं। प्रांत मतलब ये था किससे किसमें, आर से आर में था। अच्छा ये दूसरे की बात करें भाई अपन, दूसरे किसकी, दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन, दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में देखो तो इसमें भी आर से आर में ही है, सेम ही तो है। तो इसका मतलब आर में से रख रहा हूँ, x1 और x2 हमेशा रखना किसमें से, आर में से। तो ये आर में आते हैं कि नहीं आते, अरे आर का मतलब वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो ये प्लस वाले आते हैं कि नहीं आते, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों बताओ इसमें होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो वो भी होते हैं, प्लस वाले भी होते हैं माइनस वाले भी होते हैं, है। ये तो गड़बड़ तो कब होती है, जब एन होता, तो एन में देखो ये तो चलता लेकिन ये नहीं चलता, तो ये कंडीशन तो वैसे ही गलत है। इस कंडीशन को तो मैं छोड़ ही देता, तो x1 बराबर x2 आ गया, तो आंसर हो जाता कि एक ही हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैं ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ। अब आप चेक करो, मैंने बोला था केवल और केवल x1 बराबर x2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, x1 बराबर माइनस x2 आ गया, तो ये कंडीशन गलत है। आप खुद देखिए, प्लस वाले और माइनस वाले बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, अपना गलत आ गया, इसलिए ये एक एक ही नहीं है। ये क्या नहीं है, एक एक ही नहीं है, तो इसका मतलब ये अभी तक तो हुआ एक एक ही नहीं है। अब देखता हूँ ये आच्छादक है क्या, आच्छादक है क्या। अब देखो ये एक एक ही नहीं है, तो ये तो देखो वैसे ही नहीं हुआ, एक एक ही आच्छादक तो होगा ही नहीं ना, क्यों नहीं होगा, यदि दोनों होंगे तब होगा। ये एक एक ही नहीं हुआ तो आच्छादक की तो बात ही नहीं करूंगा। अब बात करते हैं किसकी, अब अपन बात करते हैं किसकी, आच्छादक की। तो आच्छादक के लिए तरीका तो यही है, तरीका तो यही है, तो तरीका यही है। तो देखो क्या करना है, एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स बराबर वाई है, तो एफ एक्स बराबर वाई, और एफ एक्स का मान रख दीजिए। एफ एक्स का मान है क्या, तो एफ एक्स का मान यहाँ पर ये इस प्रकार से दे रखा था, ये तो मैंने मान रख करके देखा था। तो एफ एक्स का मान क्या है भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मैंने बोला था पूरा का पूरा अक्स के बराबर में ले आना है, तो अक्स के बराबर में ले आता हूँ। तो अक्स के बराबर में लाऊंगा तो अक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस 1, स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब आप देखो y का कोई भी मान रख के देखो, अब देखो इसमें चेंज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो y वो भी किस में से, r में से, और x भी किस में से लेना है मेरे को, r में से। आपको पता है r से r में तो ये x और ये y, तो y वो किसका अवयव है, r का, x भी किसका अवयव है, r का, ठीक है, x भी r का है,
और y भी किसका है, r का है। तो अब देखो y का कोई भी मान रख के देखो अक्ष में विद्यमान होगा या नहीं होगा ये चेक करना है। तो देखो y का कोई मान रख के देखो अक्ष में आना चाहिए। तो जैसे मैं y का मान रखूँ 5, तो 5 माइनस 1 4, 4 का अंडूर कितना आ गया भाई 2 आ गया। तो 2 बताओ अक्ष में होगा कि नहीं होगा, अक्ष मतलब वास्तविक संख्या में होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन जैसे ही मैंने देखो यहाँ क्या रख दिया, 0 रख दिया, y का मान 0 भी तो रख ही सकता हूँ ना। अरे वास्तविक संख्याओं में 0 भी तो आता ही है, तो 0 भी रख सकता हूँ। तो मैंने 0 रख करके देखा, यहाँ पर क्या रख करके देखा भाई 0। तो यहाँ यदि 0 रखोगे तो उत्तर कितना आएगा भाई अंडूड -1। तो अंडूड -1 अपने को आता ही नहीं है। -1 का अंडूड कितना होता है, नहीं आता, आता है लेकिन वो किस में होता है, काल्पनिक संख्या में होता है। वो कैसी संख्या होती है भाई, काल्पनिक संख्या होती है, आयोटा वगैरह लिखा करते हैं, वो क्या होती है काल्पनिक संख्या। लेकिन वास्तविक संख्या में थोड़ी आता जो भी उत्तर आएगा। अरे -1 का अंडूड जो आएगा वो वास्तविक संख्या होगी क्या, वास्तविक संख्या होगी क्या, नहीं होगी। तो लिख देना y के प्रत्येक मान के लिए अक्ष विद्यमान नहीं है, अक्ष विद्यमान नहीं है, इसलिए ये आच्छादक भी नहीं हुआ। न तो एक हुआ, ना आच्छादक हुआ, न एक आच्छादक हुआ, कुछ नहीं है, इनमें से कुछ नहीं है, न तो एक ना आच्छादक, न एक आच्छादक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी अपना क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अब देखिए आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, सभी से अलग प्रश्न है। अब वो क्यों, क्योंकि यहाँ अपन ने केवल और केवल एक ही रूप में पढ़ रखा था। जैसे f(x) = x² दे देता, f(x) = x⁴ दे देगा, 3x - 2 दे देगा, इस प्रकार से देता था। लेकिन यहाँ पर जो फलन दिया है ऑर्डर्ड पेयर में दिया है, क्रमिक युग्म के रूप में इसने दिया है, क्रमित युग्म के रूप में दिया है। अब क्रमित युग्म आपको पता होगा, a क्रॉस b अपन किया करते थे 11th क्लास में। a कोई समुच्चय दे देता था, अरे ab और b दो क्या है, समुच्चय है, कोई दो सेट है a एंड b। अब इसने बोला है सिद्ध करो कि जो अपना फलन है वो फलन किससे किस में परिभाषित है। पहले तो ये देखो, तो ये a क्रॉस b से b क्रॉस a में परिभाषित है, कि मतलब ये तो प्रांत में तो क्या है a क्रॉस b। अरे जैसे a कोई समुच्चय है, इसमें कुछ अवयव होंगे, b कोई समुच्चय है, उसमें कुछ अवयव होंगे। आपको एक बार तो a क्रॉस b करना और एक बार b क्रॉस a करना है, ठीक है। तो ये तो प्रांत है, ये सह-प्रांत है। अब ये इस प्रकार है कि ये जो फलन है, ये जो फलन है वो इस तरीके से है, जैसे मान लो इसमें कुछ भी आप इनपुट दोगे, आप इसमें कुछ भी इनपुट दोगे, a,b दोगे, जैसे मान लो 1,2 दिया, तो ये क्या करेगा, ये जो फलन है ये ऐसी मशीन है उसको उल्टा कर देगा, ये उसको क्या कर देगा भाई, उल्टा कर देगा। जैसे मान लो कि ये a पहले है तो इसको बाद में बना देगा, और जो बाद में उसको पहले कर देगा। फलन का केवल इतना ही काम है यहाँ। वैसे तो फलन कुछ भी कर सकता है, अरे किसी भी प्रकार से दे सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो फलन दिया है वो ये दिया है a,b को, ये b,a बना देता है। 10,20 को ये क्या बना देगा भाई, फलन क्या बना देगा, 20,10 बना देगा। 100,50 को क्या बना देगा, 50,100 बना देगा। इस तरीके का यह फलन है। इसने बोला कि ये सिद्ध करो, ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये क्या एक की आच्छादक, मतलब 1,1 फंक्शन है। इट मीन्स इट्स ए बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब ये क्या है, अरे जो 1,1 भी हो जाता है, ऑन टू भी हो जाता है, तो उसको अपन बाइजेक्टिव बोला करते हैं। मतलब जो एक भी हो और आच्छादक भी हो तो उसको एक की आच्छादक बोलते हैं। हिंदी में तो केवल इतना ही काम, बिल्कुल आसान काम है। जो एक भी है और आच्छादक भी है तो उसको अपन एक की आच्छादक बोला करते हैं, तो एक की आच्छादक है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करूं, अब आपको ध्यान होगा यदि मैंने एक ही सोल्व किया था, क्या सोल्व किया था भाई, एक ही फलन सोल्व किया था, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, आपको बताया था f(x1) बराबर f(x2) हो तो क्या आना चाहिए, x1 बराबर x2 आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो x1 ही थोड़ी है, अरे x1 का मतलब केवल fx ही थोड़ी है, fx का मतलब केवल एक ही अवयव हो। अरे केवल एक ही अवयव होता तो मैं इस तरीके से कर लेता, लेकिन यहाँ तो दो अवयव आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी मैं वही तरीका अपनाऊंगा जैसे इसमें अपनाया था। अरे fx है, क्या है भाई, fx है। यदि fx है तो मैंने क्या रखा है, एक बार तो x1 रख लिया और एक बार x2 रख लिया। ऐसे ही मैं यहाँ करूँगा f(a,b) है तो मैं क्या करूँगा, अरे एक बार तो इधर वाले में तो 1 रख लूँगा और इधर वाले में क्या रख लूँगा भाई, 2 रख लूँगा। अरे है तो फलन तो a,b के रूप में ही है क्या,
ए कोमा बी के रूप में, तो इधर तो मैं क्या रख लूँगा 1 1 रख लूँगा, इधर क्या रख लूँगा भाई 2 2 रख लूँगा, इधर क्या रख लिया मैंने 2 2। अब आना क्या चाहिए, x1 बराबर x2 आना चाहिए, मतलब ये बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर a1 a2 बराबर आना चाहिए और b1 b2 बराबर आना चाहिए। तो कर लेता हूँ कैसे, देखो इसने ये इस तरीके से दिया है, तो मैं बोल देता हूँ एक तो f ऑफ एक तरफ तो 1 1 इनपुट दे दीजिए और दूसरी तरफ क्या इनपुट दे दीजिए भाई 2 2। मैंने केवल और केवल क्या किया है, ध्यान से दोबारा समझ लीजिएगा क्योंकि सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अटपटा लग सकता है लेकिन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। देखो कि f ऑफ x है, तो एक तरफ वाले में तो मैंने x1 रख दिया, अरे 1 1 लगा दिया, x था तो मैंने x1 लगा दिया और इधर क्या लगा दिया x2 लगा दिया। ऐसे यहाँ क्या किया मैंने, यहाँ f ऑफ ab था तो मैंने एक तरफ तो 1 लगा दिया और एक तरफ 2 लगा दिया। अब मैंने ये बोला कि ये x1 और x2 बराबर आने चाहिए, तो यहाँ क्या बराबर आने चाहिए, ये और ये बराबर आने चाहिए, ये क्या आने चाहिए बराबर आना चाहिए। तो देखता हूँ, अरे मतलब a1 बराबर a2 आना चाहिए, b1 बराबर b2 आना चाहिए। तो देखो कैसे आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, ये देखो ये फलन का क्या काम है, इस फलन का काम क्या था, मैंने बोला था कि इस फलन के अंदर आप कुछ भी घुसाओगे तो ये जो आंसर है वो क्या देगा, वो इसका उल्टा करके अपने को दे देगा। जैसे इसके अंदर मैंने क्या घुसा दिया भाई a1 b1 घुसा दिया, देखो a1 b1 घुसा दिया, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, उल्टा कर देगा इसका, b1 a1 कर देगा, अरे b1 a1 कर देगा। तो ये लो b1 a1 और बराबर इधर देखो अभी a2 b2 घुसाया, a2 b2 घुसाया तो ये क्या बना देगा इसका b2 a2 बना देगा, a2 b2 इसको दिया फलन को तो ये b2 a2 बना करके दे देगा, तो ये हो गया b2 a2। तो अब आपको पता है कि कोई भी दो अवयव बराबर कब होते हैं, कोई भी दो क्रमिक युग्म है बराबर कब होते हैं, जब पहले वाला और पहले वाला बराबर हो, बाद वाला बराबर हो। तो देखो पहले वाला बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ देखो मैंने फर्स्ट को बराबर कर दिया तो b1 बराबर क्या आ गया b2 तथा a1 बराबर क्या आ गया a2, बाद वाला बराबर हो गया अग्नि सिद्ध। मैंने यही तो बोला था कि ये बराबर होने चाहिए a1 a2 के, b1 b2 के बराबर हो गया। अतः यह है क्या है, इसलिए ये क्या है भाई एक ही है, तो लिख देना यहाँ, अतः ये क्या है एक ही है। या फिर मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि ऐसा सिद्ध कर लो कि इसको हटा दो, f को हटा दो, मतलब ये मेरे को सिद्ध करना है तो यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, f हटा दो तो ये बराबर आना चाहिए, तो ये बराबर आना चाहिए। तो बताओ क्या ये बराबर आएगा, क्या ये बराबर आएगा, क्यों, क्योंकि a1 b1 किसके बराबर है, a2 b2 के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये मान लो a1 का मान 2 है, b1 का मान 3 है, a1 का मान कितना है, a1 मैंने अपने मन से मान लिया 2 और b1 कितना माना 3। अब आप बताओ a1 2 है तो क्या a2 भी तो 2 ही होगा, a2 भी कितना होगा, a2 भी 2 ही होगा। यदि b1 कितना मैंने माना है 3 माना है, तो बोलो b2 भी b1 के बराबर है, तो b2 भी कितना होगा 3 होगा। तो देखो इधर a1 b1, तो a1 कितना है 2, b1 कितना है 3, तो इधर देखो a2 कितना है 2, b2 कितना है 3, बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, अतः a1 b1 किसके बराबर है, a2 b2 के बराबर है, इसलिए ये क्या है एक ही है। बाकी इतना नहीं करो, यहाँ भी आप छोड़ सकते हो कि अतः ये क्या हो गया, अरे a1 a2 बराबर आ गया, b1 b2 बराबर आ गया, इसलिए ये क्या है एक ही है। तो इस तरीके से ये अपना क्या सिद्ध हो जाता है भाई, एक ही सिद्ध हो जाता है। अब ध्यान से समझिएगा आच्छादक कैसे सिद्ध करें, आच्छादक सिद्ध करना समझिए, आच्छादक सिद्ध करना समझिएगा कैसे है। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत वही देता है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा करके समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो ये तो अपना हो गया एक ही, अब बता रहा हूँ क्या आच्छादी है ना, एक ही तो हो गया, आच्छादक भी होना ही चाहिए अपने को पता है। तो इसने देखो ये फलन जो दिया है, ये जो फलन दिया है ये तो मैंने बना करके बताया था आपको, इसके लिए ना 2 था नहीं है ना। अब देखो f a कोमा b है तो मैं इसको किसके बराबर रख लेता हूँ भाई, y के बराबर रख लेते हैं। ऐसे ही तो अपन ने किया था, f अक्ष को किसके बराबर में रखा था मैंने, y के बराबर में रखा था। अब यहाँ नहीं रख सकता मैं यहाँ नहीं रख सकता, क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ अक्ष है तो ये आ गया। यहाँ नहीं रख सकता तो फिर करूँ क्या, यदि नहीं रख सकता तो फिर किस तरीके से अपने को करना है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ आपको पता है a कोमा b है, तो जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई, b कोमा a के रूप में आ रहा है। किसके रूप में आ रहा है, b कोमा a के रूप में आ रहा है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि जो भी आएगा, यहाँ अक्ष था तो यहाँ मैंने y लिख लिया। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ मैं y नहीं लिख करके क्या लिख लेता हूँ, y कोमा z लिख लो, अरे कोई भी दो अवयव लिख लो, यहाँ एक अवयव था तो यहाँ भी एक अवयव लिखा। जैसे मान लो अक्ष
कोमा वाई हो तो मैं इधर क्या लिखूंगा, दो अवयव लिखूंगा, जेड कोमा एल कुछ भी लिख लूंगा, दो अवयव लिखूंगा, है ना। ऐसे यहाँ ए कोमा बी है तो मैं क्या लिख लेता हूँ भाई, इसका जो आंसर आएगा वो मैं मान लेता हूँ वाई कोमा जेड आएगा। क्या आएगा, वाई कोमा जेड। आपको ही पता है, देखो कोई भी दो मान रखोगे तो उत्तर क्या आ रहे हैं, दो ही आ रहे हैं। तो ऐसे ही मैंने ए कोमा बी रखा तो कोई दो उत्तर आ रहे हैं वाई कोमा जेड। अब वो मेरे को पता नहीं क्या आ रहा है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसका मान रख दीजिए, एफ ए कोमा बी का मान रख दीजिए। तो एफ ए कोमा बी का मान रखोगे तो कितना है भाई, बी कोमा ए। क्या है, बी कोमा ए, तो बराबर वाई कोमा जेड। क्या है, वाई कोमा जेड। अब इस तरीके से करोगे तो यहाँ थोड़ा सा आपको क्या लगेगा, अटपटा लगेगा। अब आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि वाई कोमा जेड में से कोई भी अवयव रखो वो किसे मिलना चाहिए आपको, बी कोमा ए में। अब मतलब क्या, तो थोड़ा सा अटपटा लगता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझा देता हूँ। अब इसको समझिएगा। अब मैंने माना, ए अपने मन से मान लीजिए, ए अपने मन से क्या मान लेता हूँ भाई, देखो ए अपने मन से मान रहा हूँ कोई भी अवयव। अरे एक कोई एक समुच्चय है, बी भी एक समुच्चय है, तो कोई सेट ले रहा हूँ। ये मान लो इसके अंदर क्या है भाई, ए है, इस सेट में क्या है, ए है। अब ए का मान कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, या फिर इसको मैं क्या नाम देता हूँ, ए आई नाम देता हूँ। ए आई का मतलब ए आई, चलो एक बार ए आई छोड़ देता हूँ। ए आई का मतलब है A1 A2 A3 A4 A5, इस तरीके से कई अवयव है, इसमें कितने भी अवयव हो सकते हैं। ए से मैं बी बना लेता हूँ भाई, तो बी क्या मान लेता हूँ, बी जे मान लेता हूँ। अरे इसमें आई ले लिया तो इसमें क्या नाम देता हूँ, बी जे, जे नाम देता हूँ। तो बी जे मतलब B1 B2 B3 B4, इस तरीके से अनंत अवयव है। कितने अवयव है, वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसने बोला था कि जो अपना जो फलन है, अपना जो फलन है, ये जो अपना फलन है वो किससे किस में परिभाषित है। तो वो आप देखिए किससे किस में परिभाषित है। तो इसने बोला है ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में परिभाषित है। तो अब आप यदि देखोगे तो इसको यदि आप पूरा लिखना चाहो तो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, A1 A2 A3, इस प्रकार से कई अवयव है। इसमें लिख देता हूँ B1 B2 B3, कई प्रकार के अवयव है। तो आप ए क्रॉस बी करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, पहले तो ये देखो कि ए क्रॉस बी करने पर आपको क्या मिलेगा। तो ए क्रॉस बी करने पर, तो ए क्रॉस बी करोगे तो आपको पता है A1 B1 A1 B2 A1 B3, इस तरीके से आपको मिलेगा। और तो चलता जाएगा, कहाँ तक चलेगा। और फिर A2 के साथ शुरू करोगे तो फिर क्या आएगा, A2 B1, अरे क्या आएगा, A2 B1 A2 B2 A2 B2, फिर A2 B3, इस तरीके से चलेगा। फिर A3 के साथ लोगे सारे, फिर इस तरीके से आप लोगे, ए क्रॉस बी हो गया। और यदि आप क्या देखते हो, बी क्रॉस ए देखते हो, तो बी क्रॉस ए आपको कैसे मिलने वाला है, पहले बी बाद में ए, पहले बी का अवयव लिखना है बाद में ए का अवयव लिखना है। तो पहले ये, तो क्या आएगा भाई, B1 A1 B2 बी से स्टार्ट किया मैंने, तो B1 A1 B1 A2 B1 A3, इस तरीके से है ना, B1 A2, तो इस तरीके से चलेगा। फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई, B2 से स्टार्ट करेंगे, फिर B3 से, इस तरीके से मिलेगा। अब आप देखो ए क्रॉस बी के अवयव क्या क्या है, देखो क्या क्या है, A1 B1, फिर क्या है A1 B2, फिर क्या है A1 B3, ये से चलेगा। फिर क्या आएगा, A2 से शुरू होने वाले आएंगे, फिर किससे शुरू होने वाले आएंगे भाई, A2 से, तो A2 B1 मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, A2 B2, इस तरीके से चलता जाएगा, अनंत मान आएंगे अपने, है ना। ऐसे इधर देखो बी क्रॉस ए में क्या मिलेगा, तो इसमें मिलेगा आपको B1 A1, फिर क्या मिलेगा B1 A2, फिर क्या मिलेगा आपको B1 A3 B1 A4 B1 A5, तो इस तरीके से चलता जाएगा। फिर आप किससे शुरू करोगे, B2 से, तो आपको मिलेगा B2 A1 B2 A2, तो ये भी अनंत तक चलेगा। फिर B3 से स्टार्ट करोगे तो इस तरीके से आपको मिलेगा ये। तो ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए है। पहले आप ये फलन देखो, तो फलन आपको क्या बोल रहा है, देखो A1 B1 है, तो A1 B1 का क्या बना देगा, उल्टा कर दो। A1 B1, यदि A1 B1 रखोगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, B1 A1 हो जाएगा। तो A1 B1 का उल्टा B1 A1, ठीक है, मिल गया। A1 B2 का उल्टा B2 A1, अरे A1 B2 है तो इसका उल्टा कर लो, A1 B2 का उल्टा, देखो इसका उल्टा कर रहा हूँ भाई मैं, तो B2 A1, केवल और केवल उल्टा लिखा, तो ये है क्या, तो देखो ये रहा। ऐसे A1 B3 का क्या आएगा भाई, तो B3 A1 इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अरे कहीं ना कहीं तो आएगा ना, B3 से स्टार्ट होने वाला, अरे B1 से स्टार्ट होने वाले लिए मैंने सारे थोड़े लिखे हैं, आएगा तो सही। ऐसे देखो
A2B1 भी आएगा, A2B1 का उल्टा B1A2, B1A2, A2B2 का उल्टा B2A2। इसका मतलब सबके अवयव इधर मिलेंगे, अरे सबके जो संबंध है वो इधर मिलेंगे। इसका मतलब इधर कोई भी खाली नहीं रहेगा, इधर कोई भी खाली नहीं रहेगा। देख लो यदि कोई खाली हो तो इसका मतलब आप लिख सकते हो कि सह प्रांत के केवल और केवल आपको यहाँ लिखना है, इस तरीके से बना दीजिए। ये माना है तो यहाँ पर ये इस तरीके से आप बना दोगे तो अब आप लिख दो सह प्रांत में, क्या लिखोगे भाई, सह प्रांत में कोई भी अवयव खाली नहीं है। मतलब आप ऐसा लिख दो कि सह प्रांत में प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, इसलिए ये अच्छा दी है। प्रांत मैंने क्या बोला भाई, दोबारा सुन लीजिए, दोबारा लिखना है तो लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूं कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, देखो सबका पूर्व प्रतिबिंब मेरे को दिख रहा है, जैसे इसका पूर्व प्रतिबिंब ये रहा, इसका पूर्व प्रतिबिंब ये रहा, तो सबके पूर्व प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लिखोगे, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, इसलिए ये क्या है, आच्छादक है। इसलिए ये क्या है, आच्छादक है। तो खत्म हो गया, एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। तो देखो सबसे डिफरेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा ऑर्डर्ड पेयर के रूप में था, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में था, इसलिए थोड़ा सा क्या है, अटपटा है, लेकिन बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा रिपीट करके इसको देख लेना वीडियो लेक्चर ख़त्म होने के बाद में, ठीक है। आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा, ये वहीं पड़ा रहता है वीडियो, आपको ध्यान में है तो कभी भी आप दोबारा भी इसको देख सकते हो, यही तो फ़ायदा है। कभी समझ में नहीं आया तो दोबारा चेक कर लिया जा करके। तो आपको यदि इस तरीके से नहीं करना तो एक दूसरा तरीका है, तो वो क्या है, आप उदाहरण के लिए कोई भी ज़्यादा मत लो, 1 2 ले लिया, कोई भी 2 अवयव ले लो, यहाँ ले लो 3 4 ले लो, फिर उसको सोल्व कर लो। इधर तो A क्रॉस B के अवयव लिख लो, इधर B क्रॉस A के अवयव लिख लो, तो सबका संबंध होगा, प्रत्येक का क्या मिलेगा आपको, पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा। तो वैसे भी आप सोल्व कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, मैंने बोला सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इधर होना चाहिए। तो ये जैसे मान लो कि अपने पास में क्या है, जो भी आंसर आएगा वो किसके रूप में आएगा, B, A के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा, B, A के रूप में। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है B क्रॉस A का अवयव है, तो पहले वाला जो है वो तो किसका, B का, और जो बाद वाला है वो A का। मैंने ऐसा लिखा था ना आपको, ऐसे लिख करके आपको दिया था AI और BJ, है ना। तो देखो पहले क्या आएगा, पहले BJ आएगा, क्योंकि पहले B का अवयव, फिर A का अवयव। A का अवयव क्या है भाई, AI। तो आपको ध्यान में है कि ये आया कैसे होगा, यदि आप इसका पूर्व प्रतिबिंब देखोगे तो AI और BJ के रूप में होगा। अरे BJ के रूप में होगा कि नहीं, AI BJ के रूप में, क्योंकि देखो A क्रॉस B के अवयव है, A क्रॉस B के अवयव है, तो A क्रॉस B में क्या आएगा, AI और BJ इस रूप में होगा। तो बोलो इस सब का पूर्व प्रतिबिंब ऐसा दिखाई दे रहा है, इसका पूर्व प्रतिबिंब ये दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, सबका पूर्व प्रतिबिंब है, तो ये आच्छादक है। तो बाकी मैंने पहले 2-3 तरीके बता दिए, तो कोई सा भी तरीका आप काम में ले सकते हो। और बाकी यदि आपके कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप डाउट भी क्लियर कर सकते हो। बाकी आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, बाकी जो लास्ट के क्वेश्चन है उनको तो एक बार आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। ऑप्शनल जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। अक्ष की घात 4 है और एक आपके पास क्या मिलेगा, 3 अक्ष, इस तरीके से मिलेगा क्वेश्चन, तो उनको तो आप सोल्व कर सकते हो। बाकी के जो 2-3 क्वेश्चन है जो आपको समझने हैं वो कल के वीडियो लेक्चर में समझेंगे। बाकी करवाना तो मेरे को सारे ही है, एग्जाम्पल्स करेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 1.3।